वीडियो में मैं आपको IBACIO 2021 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा और आज ये हमारा क्वेश्चन पेपर 1 है। अगर आप IB का फॉर्म भरे हैं और IB की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ पर जो मैं आपको सोल्यूशन दूंगा इंग्लिश में बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा और आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला क्वेश्चन है, अगर आपने जरा से तैयारी करी है तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आंसर निकालने की कोशिश करें, उसके बाद मेरे आंसर से मैच करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले आपको बहुत ही अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ लेना है कि इसमें क्या करना है क्वेश्चन में, क्योंकि IB का क्वेश्चन है भाई। IB जैसे क्वेश्चन भी आते हैं इंटेलिजेंस जैसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको करना है कि यहाँ पर जो सेंटेंस है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सॉरी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसमें आपको ये फाइंड करना है कि एरर कहाँ पर है। ठीक, इसमें 3 पार्ट हैं और एरर कहाँ पर है। यहाँ पर सेंटेंस नहीं दिया गया। ठीक, जैसे SSC एग्जाम में यहाँ पर सेंटेंस दिया जाता है, यहाँ पर सेंटेंस नहीं दिया गया है, सीधा ऑप्शन ही बना दिए गए हैं। ठीक, तो आपको ये फाइंड करना है कि इसमें किस ऑप्शन में एरर है। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग। इन व्हाट टर्न्ड आउट टू बी थ्रिलिंग फिनिश द होम टीम फाइनली केम आउट ऑन टॉप एंड ऑन द गेम। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरर क्या है। एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, पहला ही क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको इस वाले जो इन व्हाट टर्न्ड आउट टू बी थ्रिलिंग, ठीक है, यहाँ पर थ्रिलिंग से पहले हमको प्रीपोजिशन ए का प्रयोग करना पड़ेगा। ए, उसके बाद ये जो थ्रिलिंग है, थ्रिलिंग का मतलब होता है रोमांचक। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक भाई, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। और इसके बाद आएगा फिनिश। फिनिश आएगा जो कि क्या, एक नाउन है। फिनिश आएगा जो कि एक नाउन है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, नाउन प्लस, ठीक, नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव और उसके पहले हम लोग आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, जो फिनिश वर्ड होता है, फिनिश अपने साथ एक आर्टिकल लेता है। ठीक, फिनिश वर्ब भी हो सकता है, फिनिश नाउन भी होता है। ठीक है, तो फिनिश अपने साथ एक आर्टिकल लेता है और यहाँ पर इसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा अनिश्चितता को बताने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो डेफिनिट आर्टिकल दा होता है उसको किसी निश्चित चीज़ को बताने के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पर फिनिश से पहले हमें ए लगाना पड़ेगा। और जबकि उससे पहले थ्रिलिंग एडजेक्टिव आया है तो जो आर्टिकल होता है एडजेक्टिव के आगे खिसक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई बहुत ही केयरफुली से एक बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए थ्रिलिंग फिनिश। ठीक, एक रोमांचक अंत। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, एक रोमांचक अंत। ठीक, एक रोमांचक अंत। द होम टीम फाइनली केम आउट ऑन टॉप, जो मतलब घरेलू टीम थी वो टॉप पर आ गई और मैच जीत गई एक रोमांचक अंत के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ए लगाना होगा आपको थ्रिलिंग के पहले। पहला क्वेश्चन है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आपके सामने आ गया है, इसको देखते हैं। इसमें क्या करना है, यहाँ पर जो है 4 वर्ड दिए गए हैं और इसमें करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करना है। ठीक, करेक्ट स्पेलिंग इसमें से निकालना है। ठीक है, तो आपके पास ये है भाई, आप लोग फटाफट इसका आंसर निकालिए और हमारे आंसर से मैच कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, डाइडैक्टिक। ठीक, डाइडैक्टिक का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है शिक्षाप्रद। ठीक है, इसका मतलब शिक्षाप्रद, मतलब किसी कोई चीज़ जिससे हमें शिक्षा मिले। ठीक है, शिक्षाप्रद लिख देता हूँ, शिक्षा प्रद। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है DIDACTIC, डाइडेटिक। ठीक, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये स्पेलिंग एरर का हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें आपको क्या करना है भाई, इसमें फिर से आपको एरर फाइंड करना है। ठीक है, इस सेंटेंस में एरर है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे पहला था, ये भी क्वेश्चन उसी तरह है। आप लोग कोशिश करें इसका आंसर निकालें फटाफट। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, इन दियर ओपिनियन इन द मैटर ऑफ टेकिंग। और आप इस क्वेश्चन को एक पैरा जंबल के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा सेंटेंस पहले आएगा कौन सा सेंटेंस बाद में आएगा, पैरा जंबल के जैसा भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप है, ते वाला सेंटेंस लास्ट में आएगा। यहाँ पर द आया हुआ है, कैपिटल लेटर से स्टार है, इसलिए शुरुआत वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर फिलहाल एरर फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, इन दियर ओपिनियन इन द मैटर ऑफ टेकिंग द असेंबली वाज क्लियरली डिवाइडेड नेसेसरी मेजर्स टू कंटेन द स्प्रीड ऑफ द वायरस। ठीक है, तो यहाँ पर होगा द असेंबली वाज क्लियरली डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। ठीक, तो बिल्कुल सही सेंटेंस है। आपको लग रहा है कोई गलती है, नहीं गलती है ना, लेकिन यहाँ पर एक गलती है भाई साहब, वो है किसमें, वर्ड में वर्ड गलत लिखा है। आपको यहाँ पर जो दियर दिया गया है ये पर्सन के लिए हमें यूज करना है, उनका ओपिनियन। ठीक है, इन दियर ओपिनियन, उनका, लोगों का ओपिनियन, जो असेंबली के लोग हैं, ठीक, उनका ओपिनियन की बात हो रही है।
तो यहाँ पर ये देयर इसका मतलब होता है वहाँ, ये प्लेस एडवर्ब है, प्लेस को बताने वाला एडवर्ब, एडवर्ब प्लेस होता है, ठीक है। हमको यूज करना है प्रोनाउन THEIR, ये वाला देयर हमको यहाँ पर यूज करना है। आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये वाला एरर है, ठीक है। तो इस देयर के स्थान पर ये वाला देयर हमारा आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में एरर है, इसको देयर के स्थान पर ये वाला देयर हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, चलिए इसको देखते हैं। आई वुड वेट फॉर यू एट द मेट्रो स्टेशन हैड आई नोन दैट यू वुड श्योरली कम, ठीक। ये भी अगेन अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। ये ये क्वेश्चन जो है आपका कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर है। कंडीशनल आपने अगर पढ़ा होगा टेंस में, ठीक है, कंडीशनल, तो ये क्वेश्चन कंडीशनल से है। अब आपको मैंने हिंट दे दिया है, तो आप लोग लगाइए इसको, कंडीशनल से है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है। तो अब उसका कंसेप्ट आप लोग लगाइए और देखिए आप इसमें आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं सॉल्व कराता हूं, अगर आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपने एक कंडीशनल पढ़ा होगा, इफ़, यहाँ पर लिख रहा हूँ, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट या फिर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है। इफ प्लस हैड प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ सब्जेक्ट वगैरह आएगा, मैं हैड की बात कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद जो अगला सेंटेंस होता है उसमें क्या आता है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है तो हैड आता है, ठीक, इफ प्लस हैड। और आपको पता होगा कि इफ और हैड आपस में मतलब इफ को हटाना चाहें तो हम लोग हैड केवल लिख सकते हैं शुरुआत में। यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले, जो यहाँ पर सब्जेक्ट आता है ना, एक सब्जेक्ट से पहले हम लोग हैड भी लिख सकते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही वाला है जो हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड, इसमें दूसरा स्ट्रक्चर आया है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, ठीक, ये वाला स्ट्रक्चर आया है। और जो बाद में स्ट्रक्चर इसमें होना चाहिए उसको यहाँ पर उठा करके इसमें पहले कर दिया, ठीक, यहाँ पर रख दिया, ये वाले स्ट्रक्चर, दूसरा वाले स्ट्रक्चर को पहले कर दिया। हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है, जब आपको पढ़ाया जाता है ये चीज़ कंडीशनल सेंटेंस, तो इस चीज़ को अच्छे से बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग इस चीज़ को फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखिए इतना जो सेंटेंस, हैड आई नोन दैट यू वुड श्योरली कम, ठीक, और यहाँ पर है आई वुड वेट फॉर यू एट मेट्रो स्टेशन, ये दो सेंटेंस के पार्ट हैं भाई, ये दो हैं सेंटेंस के पार्ट। हैड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी वही बताया था, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वाला एक सेंटेंस हो गया। तो इसके बाद में जो दूसरा सेंटेंस होता है उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, जो कि गलत है, यहाँ पर होना चाहिए वुड हैव वेटेड, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा, वुड हैव वेटेड, ठीक। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर देखिए वुड हैव वेटेड, ठीक। तो इस कंडीशनल सेंटेंस को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस को अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इस तरीके से भाई आईबी के क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस आपको थोड़ा सा लगाना ही पड़ेगा अपना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इसमें देखते हैं क्या होना चाहिए। म्यूजियम इज शोकेसिंग, म्यूजियम जो संग्रहालय है वो दिखा रहा है, एग्जिबिट ऑफ द राइटर्स अर्ली वर्क्स, ठीक है, किसी जो राइटर है कोई, उसका पुराने कामों को, ठीक है, उसके पुराने कार्यों को दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या भरे जाएगा, एग्जिबिट मतलब होता है प्रदर्शन करना, ठीक है। तो भाई एन इरेक्टिव, एन ए रेट्रोस्पेक्टिव, ए पर्सपेक्टिव, एन एक्सट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, आपको करेक्ट आंसर इसमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए जो इरेक्शन होता है, इरेक्टिव, इरेक्टिव, ठीक है, इसका मतलब निर्माण से संबंधित, इरेक्शन मतलब होता है निर्माण, उसी से बना है इरेक्टिव, ठीक है। दूसरा है रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है भाई पूर्व प्रभावी, लिख देता हूँ यहाँ पर, निर्माण, निर्माण संबंधी, ठीक, ये होता है निर्माण से संबंधित होता है। थोड़ा सा पेन पतली करूंगा। और जो रेट्रोस्पेक्टिव होता है इसका मतलब होता है पूर्व प्रभावी, क्या होता है, पूर्व प्रभावी, ये होता है पूर्व प्रभावी, ठीक। पूर्व प्रभावी का मतलब हो गया कि कोई चीज़ जो पहले से है, ठीक है, कोई चीज़ जो पहले से लागू है या
अतीत को देखते हुए, ठीक है, पुनः अतीत को देखते हुए, ये सब होता है, ठीक, मतलब भूतकाल को देखते हुए। और पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है वैसे संभावना, ठीक है, संभावना बोलते हैं पर्सपेक्टिव, संभावना या दृष्टिकोण इसको बोलते हैं, दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य, ठीक, संभावना, आप लोग लिख लेना सही से, ठीक, संभावना, पर्सपेक्टिव मतलब संभावना, दृष्टिकोण, ये सब होता है। और एक्स्ट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है बहिर्विषयक, ठीक है, ये होता है बहिर्विषयक, बहिर्विषयक, ठीक, सही से आप लोग लिख लेना, बहिर्विषयक यानी बाहरी विषय, कोई बाहरी विषय। तो अब आप लोग इसमें देखिए यहाँ पर क्या भर सकते हैं, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपकी वर्ड पावर को बहुत ज़्यादा चेक कर रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, और वर्ड भी इसमें उसी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या, इसमें होगा पूर्व प्रभावी, ऑप्शन नंबर 2 भाई यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, द म्यूजियम इज शोकेसिंग, जो म्यूजियम है वो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ए रेट्रोस्पेक्टिव यानी पहले का, ठीक है, पहले का एग्जिबिट ऑफ द राइटर्स अर्ली वर्क्स, पहले के वर्क जो हैं राइटर के, उसको मतलब जो पूर्व से पहले से प्रभावित है उसको दिखा रहा है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा, यहाँ पर मुझे खुद बताने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये वैसा ही सेंटेंस है, थोड़ा सा इसको वोकैब पावर आप ही ज़्यादा चेक कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आपके सेंस की जरूरत है, इंग्लिश की नॉलेज थोड़ा सा और हिंदी का नॉलेज थोड़ा सा चाहिए, तब ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे अच्छे से, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, आपको सभी लगाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, ये तो सिंपल सा है, एंटोनिम बताना है आपको, एंटोनिम क्या होगा, ठीक। तो चलिए आप लोग निकालिए फटाफट, एंटोनिम क्या होगा इसमें। इसका एंटोनिम अमेलियोरेट, अमेलियोरेट का मतलब क्या होता है, अमेलियोरेट का मतलब होता है सुधार करना, किसी चीज में सुधार करना, ठीक है, क्या होता है भाई, सुधार करना, सुधार करना, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एंटोनिम यानी उल्टा बताना है तो क्या हो जाएगा, वर्सन, वर्सन मतलब किसी चीज को और अधिक खराब करना, ठीक है, किसी चीज को खराब करना, ठीक है। और बाकी रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, रिट्राइव का मतलब क्या होता है, पुनः प्राप्त करना, लिख लेना आप लोग, पुनः प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना, ठीक है, रिट्रीव का मीनिंग होता है। और स्टार्टल जो होता है, स्टार्टल का मतलब होता है डराना, अच्छा वर्ड है, याद रखना आप लोग, स्टार्टल मतलब होता है डराना, स्टार्टल, ठीक, डराना, भयभीत करना, ये सब होता है, ठीक। रिलीफ मतलब राहत होता है, रिलीफ से बना हुआ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, माइट एंड मेन, ये एक ईडियम है और आपको इसका मीनिंग बताना है क्या होता है, ठीक है। तो माइट एंड मेन, माइट एंड मेन, इसका आपको मीनिंग बताना है, ठीक। तो पहला ऑप्शन है टू कीप क्वाइट, टू से नथिंग, चुप रहना, कुछ नहीं कहना, ठीक है। विथ ऑल एंथुजियाज्म, पूरे उत्साह, पूरे जोश के साथ। अप्रोक्सीमेटली, लगभग, ऑलमोस्ट, लगभग, ठीक है, ये लगभग की बात कर रहा है। नॉनसेंस, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पूरे जोश से, पूरे उत्साह के साथ, पूरे उत्साह या फिर जोश, पूरे जोश से, ठीक है, पूरे जोश से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा, विथ ऑल एंथुजियाज्म, क्या होगा, विथ ऑल एंथुजियाज्म, ये आपका जो है ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे और अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, और दोस्तों अगर आप ईडियम्स और पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर एसएससी के प्रीवियस ईयर मैंने ईडियम्स बहुत सारी कराई हुई हैं, आप केवल उन्हीं को कर लीजिए जो एसएससी में आए हुए हैं, वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, वही सब पूछा जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी ईडियम्स की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, एंटोनिम, सिनोनिम, कॉमन एरर, इंप्रूवमेंट, हर तरह की जो एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं उनका मिल जाएगा। आप लोग उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम अच्छे से चल जाएगा, आप अच्छे से एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो आप केवल उन्हीं को पढ़ लीजिए, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और तैयारी को स्टार्ट करिए अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैंने केवल प्रीवियस ईयर ही सॉल्व कराता हूँ, बाकी अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं लेके आता हूँ, ओनली प्रीवियस ईयर है हमारे पास, ठीक है। तो आप यहाँ से अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर है ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, और यहाँ पर आपको ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये जो स्टेटमेंट इतना बड़ा सा दिया गया है, इसको आपको बताना है कि एक बार एक शब्द में हम इसको क्या कह सकते हैं, ठीक। तो दिल्ली देखते हैं, पढ़ते हैं, ए नोटिस और अनाउंसमेंट इन ए पब्लिक मीडियम,
प्रमोटिंग ए प्रोडक्ट सर्विस और इवेंट और पब्लिसाइजिंग ए जॉब वैकेंसी। ठीक है, आप सभी को पता है जो वैकेंसी आती है, जब गवर्नमेंट वैकेंसी निकालते हैं या फिर कोई चीज़ हम लोग जब किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को पब्लिसाइज करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पेमेंट करते हैं, अमेजमेंट करते हैं, क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कहते हैं उसको। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट निकलता है उसका। ठीक, जैसे कोई वैकेंसी आती है तो उसको क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकलता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सभी वैसे सभी ऑप्शन जो है आसान है। अमेजमेंट मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। ठीक, अमेजमेंट का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ गया है। ये भी अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वन वर्ड वहाँ पर बहुत सारे मैंने कराए हुए हैं, आप लोग उन्हीं को कर लीजिए और वहाँ पर जितना वर्ड बताए गए हैं आप उनको कर लीजिए, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसमें। ए पावरफुल विर्लपूल इन द सी और ए रिवर। तो विर्लपुल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ही जानिए। विर्लपुल मतलब होता है नदी या समुद्र में पानी का जो भंवर उठता है बड़ा बड़ा, उसको बोलते हैं विर्लपुल। नदी या समुद्र में, ठीक है, जो पानी के भंवर उठते हैं, ठीक, उनको बोलते हैं विर्लपुल। ठीक, तो किसी नदी या किसी समुद्र में एक पावरफुल जो भंवर है उसको क्या बोलेंगे, विर्लपुल है, उसको क्या बोला जाएगा। ठीक, तो पहला आपके सामने ऑप्शन है वैसीफॉर्म, दूसरा है लोडोफॉर्म, तीसरा है माइलस्ट्रॉम और चौथा है क्रूसीफॉर्म। ठीक, अगर वैसे आपको इसका कुछ नहीं पता है तो थोड़ा सा आप लोग इसमें दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा सा और ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टॉर्म, स्टॉर्म आया है, तूफान से संबंधित है, यही वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है, मेलस्ट्रॉम, मेलस्ट्रॉम का मतलब भी वही होता है। ठीक, जो यहाँ पर कहा गया है, मेलस्ट्रॉम मतलब होता है भंवर, बवंडर। ठीक, आपने सुना होगा बवंडर बोलते हैं भंवर, या टारनेडो बोल देंगे इसका सिनोनिम। इड्डी एक अच्छा वर्ड है, EDDY, इड्डी बोल देंगे। ठीक है, इसको याद रखना, इड्डी, या फिर आप कह सकते हैं टारनेडो। ठीक, टारनेडो एक वर्ड हो जाएगा इसके लिए। ठीक, तो भंवर, भंवर, बवंडर, ठीक, ये सब इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी ये सब फालतू के वर्ड इसमें दिए गए हैं, आपके किसी काम के हैं नहीं। जैसे वैसी फार्म जो है, पहला ऑप्शन वैसी फार्म है, इसका मतलब होता है नलिकाकार। ठीक है, मतलब नली नली के आकार का कोई चीज़। लोडो फार्म ये मतलब केमिकल के नाम है, जैसे आयोडो फार्म जैसा। ठीक है, और ये क्रूसी फार्म ये सब उसी तरह से है। ये क्रूसी फार्म मतलब जैसे क्रॉस का निशान होता है, ठीक, जो क्रिश्चियन लोग इस तरह से बनाते हैं क्रॉस का निशान, इसको बोलते हैं क्रूसीफॉर्म। ठीक है, तो बाकी आपके काम के हैं नहीं, केवल यही ऑप्शन नंबर 3 जो है, तीसरा वर्ड मेलस्ट्रॉम जो है, ये आपका काम का है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया है और चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और ये है भाई फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसको हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पर है ए ट्री लॉसेस इट्स लीव इन ऑटम एंड ग्रोज न्यू वंस इन स्प्रिंग। ठीक, तो यहाँ पर आपको फिल करना है कि जो पेड़ हैं, कौन से पेड़ होते हैं जो अपनी पत्तियां, जो पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियां जो है छोड़ देते हैं। ठीक, स्प्रिंग के मौसम में अपनी पत्तियां छोड़ देते हैं। चलिए बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है डेसिडुअस, रेसिडुअस, एसिडुअस, डिविडुअस। ठीक, तो देखिए डिविडुअस क्या है, डिविडुअस जो है ये डिवाइडेड से बना है। ठीक, DIVID। ठीक, इसी से इसी तरह डिवाइडेड होता है, तो इसका मतलब होता है विभाजनकारी। ठीक, डिविडुअस का मतलब होता है विभाजनकारी। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, विभाजनकारी लिख देता हूँ। अच्छा, विभाजनकारी, ठीक है, लिख लीजिएगा। डिविडुअस का मतलब होता है विभाजनकारी। और एसिडुअस, एसिडुअस एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, ये होता है, इसका मतलब एसिडुअस मतलब होता है मेहनती। ठीक, कठिन कार्य करने वाला, मेहनती होता है। ठीक, परिश्रमी, मेहनती, उसको बोलते हैं एसिडुअस। ये वन वर्ड में SSC में खूब पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड इसमें जितने भी वर्ड है सभी इंपॉर्टेंट है वैसे। और रेसिडुअस, रेसिडुअस जो होता है, रेसिडुअस का मतलब होता है अवशिष्ट। ठीक है, रेसिडुअस का मतलब होता है अवशिष्ट होना। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी याद रखेंगे, अवशिष्ट होता है इसका मतलब, अवशिष्ट। ठीक, और डेसिडुअस मतलब होता है पतझड़, या फिर पर्णपाती, झड़ने वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पर्णपाती, पर्णपाती। ठीक है, तो ये पर्णपाती जो होता है, पर्णपाती पौधे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, जो पर्णपाती ट्री होते हैं। ठीक है, डेसिडुअस ट्री उनको बोलेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, यानी 50% हो चुका है, 50% बाकी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, और ये आपके सामने आ गया है। और इसमें करना क्या है, ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। दिस न्यूली अराइजन,
अगर आपको नहीं पता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर एक पार्ट ऐसा होगा, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है, तो इस ब्रैकेट वाले पार्ट में कुछ एरर एरर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर एरर है तो ऑप्शन में उसको करेक्ट करके दिया जाएगा, उस वाले ऑप्शन को चूज करना है जो ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अगर कोई एरर नहीं इसमें तो आपको चूज करना है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं। दिस न्यूली अराइजन एविडेंस कुड हैव पेव्ड टू बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर द अक्यूज, ठीक। सबसे पहली बात, ये नेल इन द कॉफिन एक इडियम है, आप लोग इसको याद रखेंगे। नेल इन द कॉफिन, ठीक है। इसका मतलब होता है फेल होने का कारण होना या फिर फेल हो जाना, ठीक है। इस तरह से मतलब बर्बाद होना, फेल होना, इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है निगेटिव अर्थ में, ठीक। दूसरी बात, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें एरर क्या है। तो द न्यू सॉरी दिस न्यूली अराइजन एविडेंस कुड हैव प्रूव्ड, ठीक। यहाँ पर भाई देखो, यहाँ पर दिस न्यूली अराइजन एविडेंस, जो नया नया साक्ष्य मिला है, ठीक। इसका मतलब है कोई ना कोई डुअर इसका होगा, ठीक, कोई साक्ष्य लेकर आया होगा, ठीक है। जब इसका डुअर होगा तो यहाँ पर डुअर का पता तो है नहीं, ठीक है। तो उस केस में जब हम लोगों को डुअर के बारे में नहीं बताना होता है तो हम पैसिव का प्रयोग करते हैं, ठीक, पैसिव वॉइस लगा देते हैं फिर उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही केस है, आपको पैसिव वॉइस का प्रयोग करना पड़ेगा, सेंटेंस को पैसिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस भाग में आपको पैसिव बनाना पड़ेगा। देखिए, दिस न्यूली अराइजन एविडेंस, जो नया एविडेंस आया है, कुड हैव प्रूव्ड टू बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर द अक्यूज्ड, ठीक। तो जो दोषी है, दोषी के लिए यहाँ पर जो प्रूव कर रहा है उसको दोष के बारे में, ठीक है, तो उसके लिए नया एविडेंस आया है, ठीक है। तो जो नया एविडेंस आया है तो वो इस यहाँ पर डुअर का नाम दिया नहीं गया है, जो किसने किया है ये काम, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पैसिव बनाना पड़ेगा सेंटेंस को, ठीक है। इसलिए कुड हैव बीन लगाना पड़ेगा, कुड हैव बीन प्रूव्ड कहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, एविडेंस कुड हैव बीन प्रूव्ड, ठीक, ये वाला ऑप्शन। और आंसर की जो है उसमें इस वाले ऑप्शन को दिया था, आंसर की में ये वाला ऑप्शन करेक्ट माना गया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, कुड को मतलब कुड के जैसे कुड जो होता है एक मॉडल होता है, तो मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक। तो सिंपल यहाँ पर उन्होंने कर दिया है, लेकिन यहाँ पर भाई पैसिव बनाना पड़ेगा सेंटेंस को। यहाँ पर डुअर दिया नहीं गया है, और जब हमको डुअर नहीं दिया था तो हम लोग सेंटेंस को पैसिव बना देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे माई वॉच इज स्टोलन, ठीक है, मेरी घड़ी चोरी हो गई है। तो वहाँ पर किसने चुराया उसके बारे में पता नहीं है, ठीक, तो हमने पैसिव बना दिया, ठीक है। माई वॉच इज स्टोलन पैसिव बना दिया है। तो ठीक वही बात है, यहाँ पर डुअर का पता नहीं, इसलिए हम इसको पैसिव बनाएंगे। ये वाला ऑप्शन करेक्ट दिया था जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, चलिए इसको देखते हैं। एवरीवन, और ये भी क्या है, ये भी वही है, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट करना है इसमें भी। एवरीवन केयरफुल्ली एंड methodically were trying to solve the problem given by the boot camp instructor, ठीक। तो इस वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें आपको एरर फाइंड करना है, क्या एरर है, ठीक है। चलिए ऑप्शन के पास हम लोग चलते हैं। देखिए हमारा सब्जेक्ट है एवरीवन, ठीक, और एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, ठीक। इस तरह के जो सब्जेक्ट आते हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर, इनको सिंगुलर माना जाता है सब्जेक्ट, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। यहाँ पर वर्ब जो आया है ये रॉन्ग है, चलिए इसमें देखते हैं ऑप्शन में। हैड हो गया, यहाँ पर हैड है, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, गलत है। हैड के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एवरीवन के बाद वाज है, ये हो सकता है, और आईएनजी भी आया है, चलो ये हो सकता है, इसको देखते हैं भी। एवरीवन के बाद वर आया है, ये गलत है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक। एवरीवन वाज केयरफुल्ली एंड मेथडिकली ट्राइंग टू, ठीक, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो एवरीवन के बाद वाज हमारा वर्ब आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है, और ये है भाई पैरा जंबल, ठीक, पैरा जंबल का क्वेश्चन है, और आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए हम आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में आपकी सहयोग करते हैं, और आप लोग पूरा टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैच करवाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है कि इस जो है इसको 4 PQRS में भाग अलग किया गया है, ठीक है, और स्टार्टिंग का अंत का दिया गया है, ठीक। तो आपको जो बीच वाला पार्ट है इसको मैच करवाना है, ठीक है, सही ऑर्डर में इसको लगाना है। चलिए देखते हैं। फॉर इट वॉज बट ए पोल, फॉर इट वॉज बट ए पोल ऑफ होप्स एंड नथिंग मोर, हिज वर्ड डिड नॉट एक्शन एंड डिपार्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो
देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर इसको पकड़ते हैं हिज को, ठीक, ये वाला हिज आया है, आपको पता है ये क्या है, ये है पजेसिव, ठीक। इसके बाद में कोई आएगा नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, उसके बाद में कोई नाउन आएगा, ठीक, कोई नाउन। हम ढूंढते हैं क्या हो सकता है, या फिर ऐसे ही मान लो कुछ भी हम ढूंढ लेते हैं ना क्या हो सकता है हिज के बाद में। हिज के बाद में आगे क्या आ सकता है, हिज तो आखिरी होगा नहीं, ठीक है। तो हिज के बाद में विच, ये आखिरी सेंटेंस नहीं बन सकता क्योंकि हिज के बाद में विच नहीं आएगा। हिज के बाद में एक्शन, हिज एक्शन हो सकता है, मैच कर रहा है भाई, चलो आगे देखते हैं। फिलहाल हो सकता है कोई और ऑप्शन भी मैच करे, हिज के बाद एक्शन हो सकता है, ठीक है। हिज के बाद दोबारा हिज नहीं आ सकता, क्यों वाला तो हिज के बाद आएगा नहीं, ठीक है। इसके बाद तो क्यों वाला नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि हिज आया है। और हिज के बाद प्रीपोजिशन, ये भी नहीं हो सकता है ना, कमाल की बात। हिज के बाद प्रीपोजिशन, ये भी तो नहीं हो सकता है। हिज के बाद प्रीपोजिशन नहीं आ सकता, हिज के बाद हिज नहीं आएगा। हिज एक्शन हो सकता है, उसका एक्शन और उसका प्रयास, ठीक है। तो हिज के बाद हमें एक ही ऑप्शन मिला है जो करेक्ट हो सकता है, वो है आर। एस के बाद आर आ सकता है, हिज एक्शन, ठीक, यहाँ पर मैच कीजिए, हिज एक्शन एंड इफर्ट्स, यानी एस के बाद आर आएगा। चलिए फाइंड करते हैं ऑप्शन में, एस के बाद आर, एस के बाद आर यहाँ है, एस आर, भाई कमाल की बात है, कहीं पर नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, और इसी को हम खटाक से मारेंगे और आगे निकल जाएंगे, ठीक है। इसी पे टिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे, यही आपका करेक्ट होगा। अब आपको ज़्यादा सोचना है ही नहीं एग्जाम में, ठीक, इतना टाइम ही नहीं होता सोचने का, आपने आंसर किया बस निकल लिया वहाँ पर, ठीक है। फिलहाल आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं। फार इट वॉज बट ए पूल, अब पूल के बाद क्या हो सकता है, पूल हिज वर्ड, पूल एक्शन, पूल कॉन्सिडर्ड नहीं, कंसाइड नहीं, पूल ऑफ होप्स एंड नथिंग मोर, पूल ऑफ होप्स, आशाओं का समुद्र, ठीक है। तो आशाओं उम्मीदों, ठीक है, इसका इसके बारे में बात हो रही है। तो ये भी लग रहा है कि सेंटेंस पी से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसमें और कुछ सोच सकते हैं, यहाँ पर जैसे डिड आया भाई, डिड, हाँ, कुछ भी सोच सकते हो आप, इसमें कुछ भी कर सकते हैं। डिड के बाद क्या आना चाहिए, डिड आया है, नॉट आया है, डिड के बाद क्या आएगा, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। क्या हो सकता है यहाँ पर, आप आ सकता है, नहीं आ सकता। यहाँ पर एक्शन, एक्शन हो सकता है, ठीक है। या फिर और क्या हो सकता है, कोइंसाइड हो सकता है, तो यही आएगा, क्यों के बाद में एस, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्यों के बाद में एस आया है, ठीक, क्यों के बाद में एस, यही वाला हो सकता है। या फिर क्यों के बाद में मान लो अगर आप आर पे अटक जाओगे, हाँ भाई चलो अच्छा, इसी को हम बैठ जाते हैं पकड़ के, चलो अच्छा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। तो आगे मैच कर लीजिए ना, क्यों के बाद आर कहीं है, क्यों के बाद आर, क्यों के बाद आर, यहाँ पर एक ऑप्शन में आप धोखा खा सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बाकी ये वाला जो आखिरी वाला मैंने बताया था हिच के बाद में, इसमें कोई भी दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है फिलहाल। और इसमें आप कुछ और भी सोच सकते हैं, हो सकता है आप कुछ और सोचें, लेकिन बस आपको आंसर करना है बस किसी भी तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम, गो डाउन लाइक अ लेड बैलून, ठीक है, गो डाउन लाइक अ लेड बैलून, इसका आपको इस एडियम का मीनिंग बताना है। चलिए चार ऑप्शन है, टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन एडवांस ऑडियंस, टू बी रेडी, टू गैम्बल एवरीथिंग यू हैव, टू गेट अवे फ्रॉम, टू escape, ठीक है। तो देखिए गो डाउन लाइक ए लेड बैलून, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कि मतलब बर्बाद हो जाना एक तरीके से, ठीक है, एक तरीके से बर्बाद हो जाना। समथिंग दैट फेल मिजरेबली, समथिंग दैट फेल मिजरेबली, ठीक, दयनीय तरीके से, मतलब कोई चीज़ जो फेल हो जाए, बर्बाद हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो इसमें समझ में आएगा, टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस, मतलब ऑडियंस के द्वारा गलत, मतलब आपके साथ गलत बर्ताव होना, मतलब ऑडियंस आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप ऑडियंस जो है मतलब आपको सुनने वाले जो है आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाए, फेल हो जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, टू बी रिसीव्ड बैडली बाई एन ऑडियंस। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है, प्रदर्शित हो चुका है। आपको इसका जो है सिनोनिम फटाफट बताना है, क्या होना चाहिए सिनोनिम, आपको फाइंड करना है। एग्रेसिव, भाई एग्रेसिव होकर के आपको एग्जाम भी देना है, ठीक है, बिल्कुल एग्रेसिव हालत में, बिल्कुल आक्रामक, ठीक है। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है, आक्रामक होना, उत्साहित होना, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, वेपरस, डिस्टिंक्ट, हॉस्टाइल, एटमोस्फेरिक। एटमोस्फेरिक तो कोई मतलब ही नहीं भाई, वातावरणीय है, कुछ है ही नहीं। डिस्टिंक्ट जो होता है, डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या होता है, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग, विशिष्ट, सेपरेट, ठीक। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, सेपरेट, या फिर जो कोई चीज़ जो अलग है, सबसे विशिष्ट है, एकदम अलग है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सेपरेट लिख देता हूँ, सेपरेट, सेपरेट भी अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आता रहता है, ठीक है, सेपरेट, ठीक है। वेपरस, वेपरस तो भाई आपको पता होगा, भाप,
वेपर, भाप, भाप बनाना, वेपरस मतलब होता है। हॉस्टाइल एक ऑप्शन बच गया, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, शत्रुतापूर्ण, ठीक है। दुश्मनों के साथ तो भी अग्रेसिव रहते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है भाई 16, फटाफट करते हैं सॉल्व। द मैन वाज चार्ज विथ आफ्टर मर्डरिंग द किंग। द मैन वाज चार्ज विथ आफ्टर मर्डरिंग द किंग। तो यहाँ पर जेनोसाइड, मैट्रिसाइड, होमिसाइड, रेजिसाइड, वाह, यहाँ पर सभी साइड है। साइड रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है किल करना, हत्या करना, ठीक है। जेनोसाइड किसी के पूरे मतलब वंश का नाश कर देना, उसको बोलते हैं जेनोसाइड, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मैट्रिसाइड माता की हत्या, अपनी माँ की हत्या कर देना, मैट्रिसाइड कहलाता है। होमिसाइड नरसंहार, ठीक है, बहुत सारे लोगों को एक साथ मारना, होमिसाइड कहलाता है। रेजिसाइड होता है राजा की हत्या, रेजिसाइड जो होता है राजा की हत्या, ठीक है, राजा की हत्या रेजिसाइड होता है। और जेनोसाइड मतलब वंश, एक तरीके से वंश की हत्या मान लो, ठीक है, वंश, पूरे वंश, समूल वंश का नष्ट कर देना, ठीक है। और मैट्रिसाइड माँ की हत्या, ठीक। और ये होता है मतलब ग्रुप में लोगों को मारना, समूह में, समूह में, ठीक है, समूह में लोगों को मारना, उसको बोलते हैं होमिसाइड, ठीक है। तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर किंग की बात हो रही, किंग, ठीक, राजा की बात हो रही, क्या आएगा, रेजिसाइड। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, अगेन 17 नंबर है और पैरा जंबल है। ये छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, आप लोग थोड़ा सा चश्मे का नंबर बढ़वाइए और देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्योंकि भाई यहाँ पर आ नहीं सकता था, इसलिए बिल्कुल मैंने इसको छोटा किया हुआ है, ठीक। चलिए आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये भी पैरा जंबल है और ये ABCD ये 4 लिखे गए हैं, इनको अरेंज करना है, करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए क्या करना है, आपको सभी सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है और इसका मतलब समझ लेना है, इस पूरे स्टेटमेंट का या फिर पूरा जो यहाँ पर ये पैराग्राफ लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि यहाँ पर जो है जो बात करी जाएगी बार बार। वैसे देखिए, अच्छा सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, ऑप्शन पर नजर मारिए। हमारे पास है पहला ऑप्शन डी, दूसरे में ए से स्टार्ट हो रहा है, तीसरे में ए से, चौथे में डी से, ठीक है। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जो सेंटेंस है, जो पैराग्राफ है, वो या तो ए से स्टार्ट होगा या डी से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। द ट्रूथ ऑफ द मैटर, यहाँ पर देखिए क्या है, द मैटर, ट्रूथ ऑफ द मैटर, कौन सा मैटर भाई, किसी मैटर के बारे में तो बताओ, कौन सा मैटर है। जब कोई चीज पहली बार आती है तो उसके पहले आर्टिकल ए एन का लगा प्रयोग करते हैं, और जब कोई चीज दोबारा आती है तो उसके बाद आर्टिकल द लगाते हैं। ये वही मैटर की बात हो रही है। अब कौन सा मैटर उसके बारे में पता नहीं, कोई मैटर तो हमको दिया गया होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए हम लोग हटा देंगे फिलहाल के लिए। अभी डी वाला पढ़ते हैं। दीज डेज मैनी ऑफ यू सफर फ्रॉम एन इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स इन सम वे और अदर फॉर द सिंपल रीजन दैट यू गो ऑन कंपेयरिंग, बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट वाली चीज ही नहीं है। जो पहला सेंटेंस होता है वो उसमें मतलब बिल्कुल फ्री होता है, उसमें आगे पीछे किसी चीज, किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती उस सेंटेंस को समझने के लिए, ठीक है। इस सेंटेंस को पढ़ के आपको कुछ और सोचने समझने की मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसे वहां पर हमने पढ़ा द ट्रूथ ऑफ द मैटर, भाई हम तुरंत ही सोचने लगे कौन सा मैटर, भाई कोई कोई मैटर रहा होगा उसके बारे में, उसकी सच्चाई के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल सा लिखा है, दिस डेज मैनी ऑफ यू, इन दिनों आप लोगों में से कई लोग, सफर फ्रॉम एन इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स, इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स का जो होता है इसका मतलब होता है, इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स का मतलब क्या हो जाएगा भाई, मतलब कि हीन भावना होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हीन भावना, ठीक है। तो आप लोग इन इन दिनों आप लोगों में से कई लोग हीन भावना से किसी न किसी तरीके से गुजर रहे हैं, फॉर द सिंपल रीजन दैट यू गो ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। और इसका सिंपल सा कारण यह है कि आप कंपेयर करते रहते हैं, इसका सिंपल सा कारण क्या है कि आप तुलना करते रहते हैं लोगों से, ठीक है। इसलिए लोग जो है हीन भावना से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी से शुरू होगा। अब हमारे पास जो है 2 ऑप्शन तो कट गए, ए वाले दोनों कट गए हैं, डी से शुरू होगा। अब डी के बाद ए आएगा या बी आएगा, चलिए पढ़ते हैं। इट इज नॉट योर फॉल्ट बिकॉज यू हैव, अब यहाँ पर मैटर, उस मैटर के बारे में भी कुछ आया ही नहीं ना भाई। दैट एवरीवन इज सो यूनिक दैट ऑल कंपेरिजन इज अटरली रॉन्ग, सो इट इज द बेस्ट टू बी योर ओन सेल्फ, ठीक है। और दूसरा, इट इज नॉट योर फॉल्ट बिकॉज यू हैव बीन brought up and educated in such a way that you are constantly comparing yourself with others, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी बात को आगे डिफाइन किया गया है कि इट इज नॉट योर फॉल्ट, आपकी गलती नहीं है। यू हैव बीन ब्रॉट अप एंड एजुकेटेड, मतलब तुम इन सच अ वे दैट यू आर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स, ये आपकी गलती नहीं है। आप
जब से बड़े हुए हैं आपने जो पढ़ाई की है, ठीक है, आप केवल दूसरों के मतलब आपका समाज जो है वो ही सिखा देता है कि आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, ठीक। इसलिए यहाँ पर जो है इसमें बी इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक। तो इसके बाद डी के बाद में यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, ये वाला चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से सॉल्व, एक बार अच्छे से पढ़ना, सॉल्व करना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, आप इसको सॉल्व करना है। ईडियम्स आया है, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर जो है इसका आपको मीनिंग तो बताना ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। डोंट काउंट ऑन समथिंग गुड हैपेंस अंटिल इट्स हैपेंड, ठीक। दूसरा ऑप्शन है डू समथिंग विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैंड, ठीक। तीसरा ऑप्शन है गुड थिंग कम आफ्टर बैड थिंग्स, अच्छी चीजें बुरी चीजों के बाद में आती हैं। टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज केसिंग ए सिचुएशन और प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो मीनिंग होता है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, मतलब जब तक कोई काम पूरा न हो जाए आप उसको पूरा ना समझें, इस सेंटेंस इसका मतलब होता है ईडीएम का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। डोंट काउंट ऑन समथिंग गुड हैपनिंग अंटिल इट्स हैपेंड, मतलब कोई चीज अच्छा होगा इसमें मतलब निर्भर ना रहें जब तक कि अच्छा ना हो जाए, ठीक, जब तक वो घटित ना हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये तरह जो ईडीएम आते हैं आप लोग लिख लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से लगाइए, पढ़ते रहिए, मजा कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना, कुछ एरर है इस सेंटेंस में आपको फाइंड करना है। आई न्यू दैट, मैं जानता हूं कि अर्पणा वाज स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डिसाइडेड टू स्टैंड बिसाइड्स हर ड्यूरिंग द ट्रायल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन कठिन भी लग सकता है कुछ लोगों को। भाई साहब बहुत ही आसान है। होमोनिम्स आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि क्या होगा, आई न्यू दैट, मैं जानता हूँ कि अर्पणा वाज स्पीकिंग द ट्रूथ, अर्पणा सही बोल रही है, एंड डिसाइडेड टू स्टैंड बिसाइड हर, और उसने डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है, खड़ी रहने के लिए। कहाँ पर, बिसाइड्स हर, बिसाइड्स में भाई प्रॉब्लम, ठीक है। बिसाइड्स में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर हमको प्रयोग करना पड़ेगा बिसाइड, बिसाइड्स नहीं बिसाइड प्रयोग करना पड़ेगा। बिसाइड का मतलब तब बगल में, ठीक, किसी चीज किसी के बगल में। और बिसाइड्स जो होता है, बिसाइड्स का मतलब तक के अलावा, किसी चीज के अलावा, किसी चीज के सिवाय, ठीक है, किसी चीज को छोड़कर, ठीक। तो बिसाइड्स नहीं आएगा, फिलहाल यहाँ पर बिसाइड प्रयोग करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। और चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। और अगला जो है सेट हम जल्दी ही आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ तक अगर पहुँच चुके हैं 20वें क्वेश्चन तक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से इसको समझाया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया भी होगा। अगर समझ में कुछ कोई भी चीज़ अगर आपको ना समझ में आई हो तो उसके लिए आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आगे मैं आपको वीडियोज़ लगातार देता रहूँगा आपके एग्ज़ाम से संबंधित। आप कोई भी अगर कुछ कहना हो तो आप लोग कमेंट में हमको बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग आईबी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल लास्ट क्वेश्चन है, ये भी पैरा जंबल का क्वेश्चन है, आपको इन चारों को सेट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई, द गवर्नमेंट रिफॉर्म्स इम्पोज्ड बाई, ठीक है, इम्पोज्ड बाई, ठीक। और क्या हो सकता है, यहाँ पर हम लोग बाई के बाद क्या आ सकता है, देखो इम्पोज किया गया है किसी के द्वारा तो किया ही जाएगा, ठीक है। और वैसे भी इम्पोज्ड बाई सीरीज ऑफ मेजर सोशल गवर्नमेंटल रिफॉर्म्स इन द शार अलेक्जेंडर सेकेंड, ये हो सकता है इम्पोज्ड बाई शार अलेक्जेंडर सेकेंड ऑफ रसिया, ठीक। एस 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 दो ऑप्शन में है, चलो अच्छा इसी को टारगेट करते हैं, ठीक है। शार अलेक्जेंडर सेकेंड ऑफ रसिया, ऑफन कॉल्ड, ऑफन कॉल्ड, ऑफन कॉल्ड द ग्रेट रिफॉर्म्स बाय हिस्टोरियंस, ठीक है। क्या, क्यों हो सकता है, इसके बाद में क्यों यहाँ पर आ रहा है, ठीक। चलो तो पढ़ के देखते हैं क्यों। रिफॉर्म्स बाय हिस्टोरियन वर ए सीरीज, हाँ बिल्कुल सही, वर ए के बाद क्या आएगा, सीरीज ऑफ मेजर सोशल पॉलिटिकल एंड लीगल, ओ सॉरी लीगल एंड आर वाला गवर्नमेंटल रिफॉर्म्स इन द रशियन एम्पायर कैरीड आउट इन 1860s। ऑप्शन नंबर सेकेंड ही इसका जो है करेक्ट होगा, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, SQPR, ठीक, यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और
यहाँ पर कुछ और ढूंढ सकते हैं आप लोग, कुछ कुछ हिंट सोच सकते हैं। जैसे बाई था तो बाई के बाद मैंने सोचा यहाँ पर कौन इसको इम्पोज लागू कर सकता है, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पर कुछ भी सोच सकते हैं भाई, कुछ भी। यहाँ पर दा के बाद में क्या आ सकता है ये सोच सकते हैं। दा के बाद में दा तो आ नहीं सकता, ठीक है। द सीरीज आप मेजर ये हो सकता है, ठीक। शायद यही था, भी नहीं था। आर के बाद पी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं, मतलब कुछ भी सोच सकते हैं भाई, ठीक। तो ये था आज का सेट जो कि 2021 में आया था पूरा, ठीक है। अभी इसमें जो भी जितने भी सेट होंगे मैं आपको पूरा कराऊंगा, तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए।